पर गांव में एक चुलबुली लड़की मधुमिता रहती थी। शाम के वक्त घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी 2-3 सहेलियां उसके पास आ गई। अरे मधुमिता, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तू यहीं बैठ, मैं अभी तैयार होकर आई। मधुमिता अपनी सहेलियों को बिठाकर जल्दी से घर के अंदर गई और तैयार हो गई। अम्मा, हम अपनी सहेलियों के साथ मोमोज खाने जा रहे हैं। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है मधुमिता, मोमोज खाते खाते मोमोज जैसी शक्ल हो गई है। अरे अम्मा, हम ज्यादा मोमोज कहाँ खाते हैं। तू भले ही महीने में 4 बार मोमोज खाती है, लेकिन छाती तक भर लेती है तू। खैर, मधुमिता अपनी सहेलियों के साथ चौराहे पर गई और पैसे लेकर मोमोज खाकर घर वापस आ गई। कहीं दूसरी तरफ गांव से थोड़ी दूर पर एक शहर था, जिस शहर में राकेश नाम का एक लड़का था। एक पंडित जी उसके घर मधुमिता का रिश्ता लेकर आए। इस लड़की का नाम है मधुमिता। थोड़ी सी चुलबुली है, लेकिन बहुत संस्कारी है। संस्कारी चाहे जितनी भी हो पंडित जी, पर है तो एक गवार ही ना। तुम भी तो एक गांव की ही लड़की थी, पर मैंने तुम्हें पसंद किया ना। राकेश को मधुमिता पहले ही नजर में पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। अगली सुबह राकेश काम पर जाने लगा। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और अपना परिवार पालता था। ये लीजिए टिफिन, और हाँ, बाहर का कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। और बाहर का कुछ खाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतने में वहां पर उसके सास ससुर आ गए। ये लो, शादी का एक दिन भी नहीं बीता और साथ में घूमने की बातें होने लगी। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? अरे ओ भाग्यवान, हम लोग शहर में रहते हैं और तुम गांव वाली बातें कर रही हो। क्या बात है पिताजी, जब मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती थी ना, तो मेरे पापा हमेशा मेरा ही साथ देते थे, और शादी के बाद आप भी मेरे पिता जैसी बातें कर रहे हैं। राकेश काम पर चला गया। मधुमिता ने अपने ससुर और राकेश का दिल अपने चुलबुलेपन से तो जीत लिया था, पर उसकी सासू माँ हमेशा मुंह बनाया करती थी उसे देखकर। अरे मधुमिता बेटा, शाम हो गई है, मेरे लिए कड़क चाय बना दोगी क्या? अरे ससुर जी, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर। इतना कहकर मधुमिता चाय बनाकर ले आई। ये लीजिए पिताजी, आपकी गर्मा गर्म कड़कदार चाय। लेकिन तभी उसकी सास वहां पर आ गई। तुम गवार की गवार ही रहोगी बहू, सिर्फ अपने ससुर के लिए चाय बनाकर ले आई। इतने में मधुमिता ने दूसरे कप के ऊपर से प्लेट हटा दी और बोली, सासू माँ, मुझे पता था कि आप पूजा कर रही हैं, लेकिन मैंने आपके लिए भी चाय बना ली है। ये रही आपकी चाय। अब उसकी सासू माँ कुछ नहीं बोल पाई। मधुमिता अपने कमरे में चली गई। बहुत चालाक है ये लड़की। अरे आखिर बहू किसकी है? शाम को जब राकेश घर आया तो खाना खाने के बाद मधुमिता ने अपने पति से कहा, मेरा मोमोज खाने का बहुत मन है। मोमोज का नाम सुनते ही उसकी सास वहां पर आ गई, क्योंकि वो मोमोज के नाम से ही चिढ़ती थी। बहू, मैं तुझे बताना भूल गई, ये मोमोज, चाउमीन, इन सब कूड़ा कचरा का नाम लेना इस घर में मना है। ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए माफ करती हूँ। दोबारा मोमोज का नाम मत लेना। मधुमिता को समझ नहीं आ रहा था कि मोमोज आखिर वो कैसे खाए। फिर उसने एक दिन पेट दर्द का बहाना बनाया और शाम को राकेश उसे डॉक्टर के पास अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। बस यहीं पर रोक दीजिए, मुझे मोमोज खाने हैं। लेकिन पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है ना? अरे मेरा कोई पेट दर्द नहीं हो रहा है, मोमोज खाने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा था तो मैंने नाटक किया। इस तरह से मधुमिता ने नाटक करके उस दिन मोमोज खा लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले दिन राकेश की फैक्ट्री में एक बहुत ऊंचाई से उसका पैर फिसल गया और नीचे जमीन पर आकर धड़ाम से गिरा। फैक्ट्री मालिक ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन वो कोमा में चला गया, सर पर चोट लगने की वजह से। अब साहब, ये सब कैसे हो गया? देखिए, डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। राकेश मेरी कंपनी में काम करता था, इसलिए मैं इस महीने की और अगले महीने की भी पेमेंट दे देता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। राकेश को उसके घर वाले अपने घर लेकर आ गए। मधुमिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक इसकी शादी नहीं की थी, तब तक एक खरोच तक नहीं आती थी राकेश को। शादी के 6 महीने बीते नहीं, मेरा बेटा कोमा में चला गया। कलंक है तू बहू इस घर पर, निकल जा इस घर से। उससे मैं तुम क्या बोल रही हो? उस बेचारी की इसमें क्या गलती है? पिताजी, बोलने दीजिए माँ जी को, इन्हें अपनी भड़ास निकाल लेने दीजिए। लेकिन मैं एक दिन अपने पति को ठीक करके ही रहूंगी। जब तक मेरे पति ठीक नहीं हो जाते, मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटे होने का फर्ज निभाऊंगी। बेटा, अब तू भला क्या करेगी? सासू माँ को मेरा आइडिया पसंद नहीं आएगा, पर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने इतनी बार मोमोज खाए, मोमोज वाले को देखकर थोड़ा बहुत बनाना मुझे भी आने लगा है। मैं घर में ही मोमोज बनाकर घर के बाहर बेचूंगी। अगर आप लोगों की इंसल्ट होती हो तो मैं अपने मायके जाकर मोमोज बेचूंगी। मेरे माँ बाप को इसमें कोई तकलीफ नहीं है। किसी को खाना खिलाने में कैसी शर्म।
मधुमिता भले ही गांव की थी लेकिन पढ़ी लिखी तो थी ही, क्योंकि आज के जमाने की थी। मधुमिता ने ऐसा ही किया और बिल्कुल नए तरीके के फ्राइड मोमोज तैयार कर दिए। सारे मोमोज बनाकर घर के बाहर बने चबूतरे में रखकर मोमोज बेचने लगी। जो भी लोग वहां से निकलते वो बोर्ड देखते जिसमें लिखा था देसी मोमोज बहुरानी के। देसी मोमोज बहुरानी के? क्या बात है, ये देखने में कहीं से मोमोज तो लग नहीं रहे, कुछ अलग ही लग रहा है। एक प्लेट लगाना जरा। अरे वाह, ये नए किस्म के फ्राइड मोमोज तो बढ़िया है गुरु। बाकी लोग वही पुराने चाइनीज स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन तुमने तो उसमें देसी तड़का डाल रखा है। अब हर रोज उसके घर के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई। इस तरह से अपने चुलबुले अंदाज में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी और ऐसे ही वो खूब पैसा कमाने लगी। उसके सास ससुर अब उससे बहुत खुश रहने लगे। राकेश कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ समझ रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश मैं भी ठीक हो जाऊं, जिससे मैं अपनी पत्नी का साथ दे सकूं। आप परेशान मत हो, मेरी भगवान से बात हो गई है। 2-3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मधुमिता पैसे जोड़ जोड़ कर अपने पति को शहर के अच्छे डॉक्टरों के पास ले गई और उसके बाद ही राकेश थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। एक रोज जब मधुमिता बाहर मोमोज बेच रही थी, तभी उस भीड़ में से एक आदमी का हाथ आया। अरे वो बहुरानी, मेरे लिए भी एक प्लेट मोमोज लगा दो, क्योंकि मेरी बीवी को मोमोज बहुत पसंद है। मधुमिता ने जब उसकी तरफ देखा तब वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पति राकेश था। राकेश पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद अपनी बीवी की मदद करने लगा। ससुराल में मधुमिता का सम्मान ऊंचा हुआ और इस तरह से वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं, तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना? जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है, उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ,
मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लेट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च छोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्णब और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।